हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सीआरपीसी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? गुड इवनिंग। गुंजन जी, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक ही बहुत बड़ा पिलर है चार्ज, और चार्ज पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ज का सीआरपीसी में चैप्टर 17 में दो पार्ट है। आप देखिए, दो पार्ट को इन्होंने ए और बी में क्लासिफाइड किया है। तो जो ए पार्ट है वो क्या है? फॉर्म ऑफ चार्जेज है। आरोपों का प्रारूप क्या होगा, फॉर्म्स क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे, जो इसेंशियल यानी कि जो उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि चार्ज कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें 211 से लेके 217 में है। बेसिकली 211 से 17 जो ग्रुप ए में रखा है उसको भी हम कई पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो 211 से लेके 214 तक है, ये कंटेंट और फॉर्म्स की बात करता है। फिर 216 और 17 ये हमारा अल्ट्रेशन और एडिशन की बात करता है, यानी चार्ज कब चेंज हो सकता है, कब घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसमें धाराएं। तो एक तरह से 216 में पावर देता है, ये अनलिमिटेड पावर है, एग्जॉस्टिव पावर है। और 217 उस प्रोसीजर को बताता है कि जब चार्ज अल्टर करते हैं तो क्या होना चाहिए, ट्रायल पे उसका इम्पैक्ट क्या है और कोर्ट को क्या करना चाहिए, और कहीं उस पर कोई किसी तरह से प्रतिकूल प्रिजुडिस मैटर है, चाहे एक्यूज के पार्ट पे या प्रोसिक्यूशन के, तो फिर उसमें तमाम डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में ही दिया गया हुआ है। अब चार्ज को लेके पहली चीज तो ये जान ले कि चार्ज और चार्जशीट डिफरेंट थिंग है। चार्जशीट क्या है? चार्जशीट वो है जो 173(2) में पुलिस रिपोर्ट की शक्ल में आती है। यानी कि चार्जशीट में कोई नेम्ड है जिसने कोई ऑफेंस किया है, एफआईआर हुई, चाहे वो नेम्ड हो या अननोन में हो, बट एफआईआर से क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया। मोशन में आने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया 173(2) में पुलिस रिपोर्ट की शक्ल में। जब ऑफेंस मेड आउट होता है, वो जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, तो चार्जशीट आती है, और जब मेड आउट नहीं है तो फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। दोनों पुलिस रिपोर्ट के ही हेड में आते हैं। तो वो चार्जशीट है जो पुलिस लगाती है। अब वो जो चार्जशीट आई कोर्ट में और कोर्ट ने उस पर काग्निजेंस ले लिया, यानी कोर्ट के काग्निजेंस में ये बात आ गई कि ये कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, देयर इज एन ऑफेंस कमिटेड बाय सच ए बी सी डी, जो भी हो। अब काग्निजेंस लेने के बाद का स्टेज है चार्ज। और चार्ज का इम्पोर्टेंस क्या है? ये चार्ज वही पहला पायदान है, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ट्रायल फॉर्मली शुरू होता है। ट्रायल बिगिंस फ्रॉम द चार्ज। चार्ज जब फ्रेम हो जाती है तब वहां से ट्रायल का स्टार्ट होता है। विचारण का प्रारंभ किस बिंदु से होता है? आरोप से होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज। अब देखिए, क्रिमिनल कोर्ट को रिव्यू का पावर नहीं है।
रिव्यू का पावर नहीं है कि एक बार जो आपने ऑर्डर कर दिया तो आप बैक नहीं हो सकते। आपने चार्ज फ्रेम कर दिया है तो चार्ज में जो सेक्शन, जिन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम किए हैं, अब आप पीछे कदम नहीं जा सकते, यानी रिव्यू नहीं कर सकते, अब वो उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन क्रिमिनल कोड को रिव्यू का पावर नहीं है, बट क्रिमिनल लॉ में ही लॉ मेकर्स ने ये प्रोविजन डाल दिया कि चार्ज बनाने के बाद भी बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, निर्णय सुनाए जाने से पूर्व तक आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को अल्टर कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा 323, 504, 506 का है, तो आपने ये नहीं कर सकते कि सारा आपने चार्ज बना लिया और चार्ज अब सारी धाराएं हटा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज नहीं हुआ उसी के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हुआ है, और जब चार्ज फ्रेम हो गया तो अब डिस्चार्ज का स्टेज निकल गया कोर्ट के हाथ से। अब आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप जब भी करेंगे उसका एक्यूटल करेंगे। इसीलिए आप देखिए जहां पे केसेस विड्रॉल होता है, प्रोसिक्यूटर केस विड्रॉ करता है, या 258 में समन केसेज हैं, कंपाउंड होता है, कंप्रोमाइज होता है, तो उनमें भी बताया गया कि कहाँ पे इसका इम्पैक्ट डिस्चार्ज का होगा और कहाँ पे एक्यूटल का होगा। लेकिन जहाँ कहीं भी चार्ज फ्रेम हो गया है तो वहाँ उसका जो इफेक्ट होगा वो डिस्चार्ज का नहीं हो सकता। तो इसलिए एक बात गांठ बांध लेनी है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, चार्ज फ्रेम होने के बाद 216 में जो चार्ज को बदलने का, अल्टर करने का, एडिशन करने का पावर है, अनलिमिटेड तो है, लेकिन वो वहां पे जाके उसकी लिमिट है कि आप चार्ज, व्हेन यू फ्रेम द चार्ज यू कांट ड्रॉप इट। आप जब चार्ज बना ली हैं तो आप उसको अब वापस नहीं ले सकते। हाँ, उसमें आप 323, 504, 506 है, आपको लगा कि घर में भी घुस के मारे पीटे थे तो 452 बढ़ा दिया आपने, या आपको लगा कि नहीं, जो मैटर केस डायरी में है उसके हिसाब से जो है ये 323 का मैटर नहीं है, 352 का मैटर है, तो 323 को आपने कन्वर्ट कर दिया। ये 323 नहीं है, इसको शार्प इंजरी है, किसी डेंजरस वेपन से काज की गई है, बट है सिंपल इंजरी, तो 324 लगा दिया 323 के बजाय। तो ये पावर है चार्ज अल्टरेशन का। तो आते हैं हम चार्ज पे। अब चार्ज जब हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो ये जान लेना जरूरी है, चार्ज क्या चार्ज की डिफिनीशन सीआरपीसी में दी गई है। तो इसका जवाब हमें मिलता है कि हाँ, सेक्शन 2B में चार्ज दिया गया है। तो वो बेसिकली वो डिफिनीशन नहीं है, वो इंक्लूसिव नेचर का है, ये बताता है कि चार्ज में क्या शामिल है। तो सीधी सी बात करता है कि चार्ज में एक हेड है या एक से अधिक हेड हैं तो उसमें सब शामिल है। तो आप चार्ज का डिफिनीशन आप देखें तो चार्ज का डिफिनीशन सेक्शन 2B में बहुत ये डिफाइन नहीं करता, ये बताता है कि चार्ज का में क्या, चार्ज इंक्लूड्स, वर्ड क्या हुआ, इंक्लूड्स, यानी कि आप समझ लीजिए कि यहाँ ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये कहता है कि एनी हेड ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई भी शीर्ष हो, व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1, यानी कि 323, 504, 506, 452 आईपीसी है, 4 हेड हो गए इसके। तो 4 हेड हो गए तो चार्ज में सबके सब शामिल है, ये कहता है। बट चार्ज है क्या, तो चार्ज क्या है, चार्ज आप देखिए एक तरह से एक सामान्य भावबोध में एक जनरल मीनिंग देखें तो एक तरह से एलिगेशन है, क्या आपने ये काम गलत किया है। तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ में क्या है, चार्ज है, तो आपने फला ऑफेंस, सच एंड सच ऑफेंस आपने कमिट किए हैं। तो अब चार्ज ये है कि कोई उनके पे एक्यूजेशन का, अभियोग का
आरोप है। तो चार्ज का एक तरह से ये जानने की ये मीनिंग नहीं है, ये इंक्लूसिव नेचर का है कि क्या क्या है, समावेशी प्रकृति का है कि चार्ज में जब कई हेड होते हैं तो सब शामिल है। लगाया क्यों जाता है चार्ज, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप देखिए, आपने देखा है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ क्या है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत ही उसको आप डिप्राइव कर सकते हैं, किसी को उसके प्राण के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर कैसा होगा, ये जो जुडिशियल डेवलपमेंट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आज अर्थ क्या है, वो सम्यक प्रक्रिया जो अमेरिकन लॉ में है वो आ गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि 3 वर्ड्स आपके दिमाग में आया, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। प्रोसीजर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। अब ट्रायल को भी क्या होना है, उसको भी जस्ट फेयर और रीजनेबल होना है। तो फेयर कब होगा, जब उसे पता लगेगा कि भाई हमारे खिलाफ क्या मामला है, उस मामले की हमको जानकारी हो जाए। जब हमें जानकारी होगी तभी तो हम अपना डिफेंस रख सकेंगे, तभी तो हम अपना बचाव कर पाएंगे। जब जानकारी ही नहीं हुई तो बचाव के साथ, तो वहीं पे इनिशियल स्टेज पे ही यदि चार्ज फॉल्टी है तो उस एक्यूज्ड को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो अपना बचाव कर ही नहीं सकता। आपने चार्ज बना दिया कि आपने एक का मर्डर किया है और वास्तव में उसने बी का मर्डर किया है, और ए के मर्डर का आई विटनेस जो है XYZ है, और बी के मर्डर के जो है दूसरे STU हैं। अब दूसरे वाले आदमी जो मरा है, जिसको इसने नहीं मारा है, उसको देखने वाले गवाहों को आप बुला के ट्रायल में एग्जामिन करा लें तो क्या होगा, सिफर, नतीजा टाटा फिश, खत्म। तो इसका मतलब कि चार्ज भी प्रॉपरली फ्रेम होना चाहिए। अब ये 211 से 217 के बीच में या सेक्शन 2B में कहीं नहीं मिला कि चार्ज कौन फ्रेम करेगा। तो ये क्या है कि ये इम्प्लाइड मीनिंग हम निकालते हैं कि चार्ज कौन फ्रेम करेगा, एक तरह से एक्सप्रेस ना करके, अभिव्यक्त रूप से ना करके, ये जो लॉ का जो मीनिंग निकालते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन के थ्रू, अर्थान्वयन के तहत ये पता लगा कि नहीं कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। कैसे, और फ्रेम करती है तभी तो चार्ज अल्टर करती है 216 में, और उसका प्रोसीजर 217 में वो करती है। फिर कहाँ मिलेगा इसका जवाब, इसका जवाब मिलता है जब हम ट्रायल में जाते हैं, सेशन ट्रायल में, तो हम देखते हैं कि 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप को विरचित करने का दिया गया है कि ये सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा। वारंट ट्रायल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे भी वारंट ट्रायल में कि फ्रेम करते 2 तरह की प्रोसेस हो जाती है, एक पुलिस रिपोर्ट पर, एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे, यानी एक कंप्लेंट केस में। तो पुलिस रिपोर्ट वाले में आप देखेंगे कि 240 में चार्ज फ्रेम हो गया, उधर कंप्लेंट केस में जाएंगे तो 246 में चार्ज, तो वहाँ पे आता है कि कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी। लेकिन ये जो कंटेंट्स हैं, 200 कंटेंट इसमें दिए गए हुए हैं, 211 से लेकर 217 में कहीं ये नहीं है। हाँ, हमने देखा कि चार्ज को अल्टरेशन का, परिवर्तन या परिवर्धन करने का ये पावर दिया गया कोर्ट को, तो कोर्ट को फ्रेम करती है। तो ये काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, बट बीइंग ए लॉ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो आप देखिए, चार्ज से रिलेटेड प्रोविजंस पे जाएंगे। प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो आप मोटा मोटा जब 211 से 217 चार्ज के पूरे प्लान क्या है CRPC में, चैप्टर 17 में है, A और B पार्ट में है। A फॉर्मेलिटी से रिलेटेड है और B जो है चार्ज के बेसिक रूल और उसके एक्सेप्शन, यानी ज्वाइंडर
ऑफ चार्जेज, तो उससे रिलेटेड है। तो ए कहता है फॉर्म ऑफ चार्जेज, बी कहता है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज। तो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज 218 से लेकर 224 तक हैं, और जो फॉर्म्स ऑफ चार्जेज हैं वो 211 से लेकर 217 है। अब 211 से 217 में जो कंटेंट से रिलेटेड है 211 से लेकर 214 है, और 216 17 अल्ट्रेशन और एडिशन से बचा 215। तो 215 को आप जब देखेंगे तो 215 में कि एरर जो है कोई चार्ज फ्रेम करने में आ गया है, तो उसका इम्पैक्ट इफेक्ट क्या होगा। तो अब इस तरह से ये 217 तक की प्लानिंग है। तो चार्ज में देखा कि चार्ज बनाया इसलिए जाता है कि अभियुक्त को इस बात की सूचना मिले कि उसके विरुद्ध क्या अभियोग है, और जब ये अप्रोप्रिएट होगा तो हम उसकी जो है वो अपनी बचत कर पाएगा, क्योंकि उसको संविधान ने भी और सीआरपीसी ने भी उसको अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार दे रखा है। और यदि प्रॉपर सूचना नहीं होगी तो अपना डिफेंस, अपनी प्रतिरक्षा ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब 211 में आप आएंगे तो देखेंगे कि इसके सब सेक्शंस, उपधाराएं 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 211(7). नोट कर लीजिएगा, मेंस के सवाल 211(7) पे आ सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा 215 में, और मेंस का क्वेश्चन मिलेगा 216 और 17 में। बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मेंस में इन 211 से लेकर 17 तक एक शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, या उसको 2-3 पार्ट में छोटे छोटे बना के पूरा पूछ सकता है मेंस के लिए। तो वो है, लेकिन तो इसमें आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि जो टेक्निकल, बहुत टेक्निकल चीजें हैं उनको अलग से समझ लेना है। 211(7), 215, 216, 217। अब फिर आते हैं एक एक करके। तो जब 211 में आएंगे तो आप देखिए कि 211(1) क्या कहता है। वो सीधे 211(1) कहता है कि भाई देखिए कि जब चार्ज लगाएंगे तो उसमें जो ऑफेंस है उसके बारे में स्टेटमेंट रहेगा कि अपराध का कथन हुआ कि कौन सा ऑफेंस उसने किया है जो उसके पे एलिगेशन लगा है। तो यहाँ पे 211 में आपको, आप जाना चाहें तो 211 के साथ इलस्ट्रेशन देखिए, दृष्टांत जो दिया गया है। ए से लगाए तो आपको डी तक इलस्ट्रेशन देना है। तो 211 के साथों सब सेक्शन पढ़ने के साथ साथ इसके जो दृष्टांत है उसका भी कायदे से मनन करिए। और आप जब मनन करेंगे तो आप देखेंगे वो आपको एक नायाब चीज मिलेगी। वो आपको कहाँ मदद करेगी, जो आईपीसी में प्रॉब्लम सॉल्व करना है वहां आपकी मदद करेगी। जैसे बहुत सिंपल सा 2 लाइन में क्वेश्चन पूछ दिया कि ए ने बी के सर पे कनपट्टी के पास पिस्टल लगा के और कट्टे से फायर कर दिया जिससे बी की डेथ हो गई। अब आप इसको सॉल्व करिए प्रॉब्लम को कि ए की लायबिलिटी क्या होगी, जो रिलेवेंट प्रोविजन है उनकी मदद से इसको सॉल्व करिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सीधे मर्डर है, 302 का मुलजिम है। बट लिखेंगे कैसे, और कैसे हम कह देंगे कि ये मर्डर है। तो आप देखेंगे कि डिफिनीशन कहाँ है। तो देखेंगे कि डिफिनीशन मर्डर का 300 में दिया है। 300 में पहले ही लाइन है कि ये कलम जो है कि हियर इन आफ्टर, तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववाद। तो कल्पेबल होमिसाइड, तो कल्पेबल होमिसाइड 299 में डिफाइन है, यानी कि मर्डर होने के लिए 299 और 300 के डिफिनीशन में उसको आना चाहिए। तो पहला ये आ रहा है कि नहीं इसमें। तो हम देख रहे हैं कि ए ने बी के कनपट्टी पे पिस्टल लगा के मार दिया। तो आप ये जानते हैं कि इंटेंशन तो अंदर की चीज है,
बाहर कैसे पता लगेगी? तो बाहर पता लगेगी कि उसने उस अपराध को अंजाम देने में किस तरह का रवैया अपनाया, वो परिस्थितियां क्या है, उसके द्वारा कौन से वीपन्स यूज किए जा रहे हैं, किस पार्ट पे यूज किए जा रहे हैं। तो वो जो सरकमस्टांसेज हैं और अपराध करने का जो मैनर है, जो उसने हथियार इस्तेमाल किया है और किस महत्वपूर्ण पार्ट पे उसने इस्तेमाल किया, इससे क्या सारा निष्कर्ष निकला कि ए का इंटेंशन बी को मारना था। तो ये 300 के पहले ही पार्ट में इंटेंशन पे हम लाते हैं। अब इंटेंशन आपको लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इंटेंशन नहीं है, तो भी क्या कर रहा है कि वो मान लो डैमेज करना चाहता है, उसको चोट पहुंचाना चाहता है। तो जहाँ पे वो चोट पहुंचा रहा है वो क्या होगा, ऑर्डिनरी कोर्स में, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में क्या है, वो चोट ऐसी है कि उससे मृत्यु कारित हो ही सकती है। तो हम मर्डर के दूसरे क्लासेज में भी इसको कवर कर लेते हैं और पाते हैं कि हाँ ये तो मर्डर है। तो अब ये देखना है कि ये मर्डर है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 300 में जो 5 अपवाद दिए हुए हैं, 5 एक्सेप्शन, उसमें कवर होता है, क्योंकि तब तो ये मर्डर होके भी मर्डर नहीं होगा। मर्डर यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा आपराधिक मानवबध जो हत्या नहीं है, उसमें आ जाएगा अपवाद की मदद से। तो फिर हमको प्रॉब्लम इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रोवोकेशन के वजह से किया है और प्रोवोकेशन के वजह से किया है उसको लाभ मिलना चाहिए, तो नहीं, इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, वो लाभ नहीं मिल रहा। तो फिर ये देखना है कि मान लो प्रोवोकेशन का कोई इसमें आ जाता प्रॉब्लम में, तो फिर देखते कि प्रोवोकेशन का 300 के पहले अपवाद के 3 परंतुक है, उसमें नहीं आता है। तो कुल मिला के हमको देखना है कि ये मर्डर तब होगा जब वो 300 के किसी एक्सेप्शन में नहीं आता और ना ही वो किसी जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 है आईपीसी में उसमें कवर होता है। तब हमारा ये आंसर जाके परफेक्ट निकलेगा। केवल ये नहीं कि प्रश्नगत समस्या को देखने से ये स्पष्ट है कि एक का आशय बी की मृत्यु कारित करने का था, इसलिए वो धारा 300 में परिभाषित और धारा 300 में दंडनीय हत्या के अपराध से दंडनीय हो गया, अतः ये जो है हत्या के अपराध के लिए दोषी होगा। तो अब आपका ये प्रॉब्लम अच्छा होगा कि आप ये बताएंगे कि ए ने बी जो प्रश्नगत समस्या है में ए ने बी की कनपट्टी पे पिस्टल निकाल लगा के फायर किया है और उससे उसकी मृत्यु की है। उपरोक्त तथ्यों से इतना स्पष्ट है कि मस्तिष्क पे कनपट्टी के पास यदि पिस्टल लगा के फायर किया जाए तो आदमी की मृत्यु कारित हो ही जाएगी। इससे इन परिस्थितियों में इसका आशय दर्शित होता है और धारा 300 ये कहती है कि ये मृत्यु करने के आशय से कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या का अपराध होगा, जिसके लिए दंड का उपबंध 302 में दिया गया है। और प्रस्तुत समस्या में ऐसा कोई भी तथ्य दृष्टिगत नहीं है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि वो धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी के अंतर्गत या अध्याय 4 में वर्णित किसी अपवाद के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए, ये आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये 211 का पहला ही दृष्टांत देखिए आप। 211 का पहला ही दृष्टांत जो आपने देखा तो क्या लिखा है इसमें कि ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, क पर ख की हत्या का आरोप है। यह बात इस कथन के समतुल्य है कि क का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 में दी गई परिभाषा के अंदर आता है और वह उसी संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता है और वह धारा
300 के 5 अपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता है, या यदि वो अपवाद एक के अंदर आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई भी परंतुक लागू नहीं होता है। आपने देखा, यदि इस दृष्टांत को आपने गहराई से अध्ययन किया है तो आपको एक विजन न केवल सीआरपीसी में, ये ले जाके आईपीसी में भी फायदा पहुंचाएगा। और अब कोई भी प्रॉब्लम आपने यदि आईपीसी की सॉल्व करनी शुरू की तो आप देखिए कि इस तरह से आप कमाल कर देंगे। आप 20 नंबर का क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो आपका कोई नंबर कटेगा नहीं, पूरा मिलेगा। लेकिन आपने केवल सीधे सीधे फरमान जारी कर दिया कि ये इसने एक का इंटेंशनल डेथ काज की है और धारा 300 में डिफाइन, 302 में पनिशेबल है, तो ये हो जाएगा। तो अब आते हैं करके कि अब 2 से 11 एक में हमने देखा कि क्या है कि उसका यदि कोई नाम ये है, अपराध के बारे में जो स्टेटमेंट है वो दे देंगे। हत्या जैसे किया है तो हत्या की बात दे दी है। अब ये है कि 211(2) ये कहता है कि यदि कानून ने उसको कोई स्पेशल नाम दिया हुआ है तो उसमें उसको उसी नाम से बताया जाएगा। जैसे देखिए कि आईपीसी में जान लिया है तो हत्या दे दिया, चुराया है तो चोरी कह दिया, पैसे का डिमांड किया है एक्सटॉर्शन कह दिया, एडल्ट्री है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है, तो ये स्पेसिफिक इसका नाम है। एट्रॉसिटी एक्ट है, SC/ST एक्ट है, उसमें कुछ नाम है तो वो दे दिया। तो इस तरह से इसमें आप सी इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं। सी में जैसे दिया है कॉपर, हत्या, छल, चोरी, दापन, जारकर्म, ये तमाम है। तो ये सब का आपने डिफिनीशन अब उठा के नहीं देना चार्ज में, आपने सीधे बता दिया कि ये मर्डर है, चीटिंग है, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है। तो इससे ये अर्थ निकल जाएगा और ये माना जाएगा कि प्रॉपर आपने चार्ज फ्रेम किया है। और अब ये भी माना जाएगा कि एक्यूज को पूरी सूचना है कि उस पर क्या एलिगेशन है। फिर 3 पे आते हैं कि मान लो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तब उसमें इतनी डिटेल, इतना इस तरीके से उसको डिफाइन करना पड़ेगा, चार्ज में इतना मटेरियल देना पड़ेगा जिससे कि उसको ये इंफॉर्मेशन, ये नोटिस हो जाए कि उसके पर वास्तव में क्या आरोप लगा है। जैसे इसको उठा के देखिए आप, इलिस्ट्रेशन नंबर डी 184 184 आईपीसी का उस पर चार्ज लगा है। क्या है कि पब्लिक सर्वेंट है और कोर्ट ने उसको कोई प्रॉपर्टी सेल करने का दे रखा है, ऑक्शनर है या रिसीवर है, और वो काम कर रहा है अपना, और उसी समय कोई आदमी आता है और उसमें ऑब्स्टिकल, बाधाएं खड़ी करता है। तो फिर 184 में क्या होगा कि फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि किस तरह से किया कि भाई कि ये न्यायालय के आदेश से प्रॉपर्टी, जो कुर्क प्रॉपर्टी थी उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है था एक्शन में, और आके उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी थी वो आके उसने उसमें काफ़ी हल्ला गुल्ला किया और वो नहीं होने दिया एक्शन। तो अभी इतना डिटेल आपको देंगे तब पता लगेगा कि हाँ ये आरोप है। केवल 184 से काम नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम 379 आपने चोरी किया है और इसलिए आप पे धारा 379 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किया है आपने, और मेरे संज्ञान में, अभी फार्म पे आएंगे हम कि चार्ज कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पे तो ये है कि ये जो फॉर्म है, प्रारूप है, कोई रिजिडिटी नहीं है, लेकिन इतना है, इसका पर्पज ये है कि इस जो एक्यूज है जिसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया गया है उसको इतनी सूचना मिल जाना चाहिए जिससे वो
अपना बचाव सही ढंग से कर सके। तो 211(3)(4) कहता है कि लॉ, यानी जैसे आईपीसी है और उसका सेक्शन, जैसे मर्डर है तो 302, तो ये इस चार्ज में इसको फ्रेम करते समय चार्ज में ये मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि 302 लिख दिया और आईपीसी नहीं लिखा। 302 किसका? आईपीसी का। तो उसमें फिर आपको ये डालनी पड़ेगी। अब आपको ये देखिए कि फिर नेक्स्ट आपका आता है कि ये कहता है कि किसी पे चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ज जो लगाया गया है उसमें कानून ये प्रिज्यूम कर लेता है कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में और जिन चीज़ों से वो ऑफेंस बनता है वो सब उस चार्ज के में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो बातें बताई गई है उससे वो उसी के बराबर है, उसी के समतुल्य है और यही उसका अर्थ समझा जाएगा। जैसे इसको आप एग्जाम्पल में दृष्टांत ए और बी से देख सकते हैं कि जब कहा गया कि ए ने बी का मर्डर किया है तो इसका मतलब क्या है? ये इक्विवेलेंट किसके है, समतुल्य किसके है कि ए ने आईपीसी की धारा 299 या 300 में डिफाइन मर्डर क्या ऑफेंस किया है और जिसके लिए 302 में वो पनिशमेंट है और इसका काम किसी एक्सेप्शन चाहे 300 का या जनरल एक्सेप्शन में नहीं आता है। तो जैसा कि ए और बी में है, अब उसको पूरा पढ़ने आप अपने बुक से देख लीजिए, बैरेक्ट में है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये है उसका मतलब इक्विवेलेंट। इसने ए ने बी का मर्डर किया है जो धारा 302 के तहत पनिशेबल 302 आईपीसी के तहत पनिशेबल है। जैसे चार्ज लगाया जाता कैसे कि मैं XYZ एडिशनल सेशन जज आप मिस्टर ABC पर यह चार्ज लगाता हूं कि आपने फला डेट टाइम प्लेस या उसके आसपास बी का बंदूक से गोली चला के मर्डर कर दिया है। तो अब मर्डर कर दिया है तो जो कि धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय है और मेरे संज्ञान में है, ये बात लिखा जाता है। अभी फॉर्म हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो यहाँ पे 302 में पनिशेबल है और मर्डर किया है, तो इसका मतलब ये जो कंटेंट दिया है इलिस्ट्रेशन में, ये मान लिया जाएगा कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट उसमें समाहित हैं। तो 200 अब 6 आ गया कि ये लिखा है कि ये जो लैंग्वेज यूज की जाएगी चार्ज में वो कोर्ट की लैंग्वेज होगी। अब कोर्ट की लैंग्वेज होगी इसका मतलब क्या है? यहाँ कुछ तो है नहीं। तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 272 में जब जाएंगे तो वहाँ देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए कोर्ट की एक लैंग्वेज डिसाइड करती है और वो जो कोर्ट की लैंग्वेज डिसाइड करती है अदर देन हाई कोर्ट यानी बाकी कोर्टों के लिए है और वो जो लैंग्वेज डिसाइड करेगी वो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 227 माने हाई कोर्ट का जो सुपरवाइजरी पावर होगा उसके अधीन ही राज्य सरकार कोर्ट की भाषा को तय कर देती है। तो 272 में वो दिया है। अब आता है 211(7) जो मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली क्या है? 211(7) ये कहता है कि आप एक बार कन्विक्टेड हैं और फिर आपने कोई ऑफेंस किया है और जो ऑफेंस आपने किया है उस में ये कहीं प्रोविज़न है कि आप यदि पहले उस तरह का कोई कहीं पे भी लॉ में ये प्रोविज़न है कि आपने यदि पहले ऑफेंस किया और आप कन्विक्टेड रहे और फिर करते हैं तो आपको बढ़ा हुआ पनिशमेंट मिलेगा, इन्हांस पनिशमेंट मिलेगा। तो इन्हांस पनिशमेंट मिलेगा जैसे कि आप जाएंगे आईपीसी का सेक्शन 75 देखेंगे तो उसमें दिया है कि चैप्टर 12 और 17 में 3 साल या उससे अधिक के लिए पनिशेबल ऑफेंस
के लिए आप कन्विक्टेड हैं और बाद में कर देते हैं तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या वो नहीं हुआ तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आप देखिए कि तो इसीलिए 211 साथ ये कहता है कि तो फिर ये चार्ज से क्या मतलब है। चार्ज का मतलब इसलिए है कि अब यदि आपको मेयर इस फैक्ट के वजह से कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन उसको हुआ है और उसको अधिक पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो अब यहाँ पे कोर्ट इस बात को 211(7) में एक अलग से चार्ज बनाएगी। और यदि 211(7) में इन्होंने चार्ज बना भी लिया तो अब क्या है कि चार्ज को बना के इनको छुपाना पड़ेगा। अब उस समय उसको पब्लिकली नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ में ये भी प्रोविजन है कि प्रीवियस कन्विक्शन के फैक्ट को आप ड्यूरिंग ट्रायल लीड नहीं कर सकते, और लीड नहीं कर सकते हैं तो और उसके आधार पर किसी को अच्छा बुरा नहीं कर सकते हैं या उसको और अपराधी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तब होता क्या है, होता ये कि पहले आप किसी को कन्विक्ट करते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन ये करता है कि साहब ये पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्टेड रहा है, तो इसलिए इसको इन्हांस पनिशमेंट मिलना चाहिए। और ये देखिए आईपीसी का सेक्शन 75 ये बात कहता है, या ये स्पेशल एक्ट है उसमें ये बात लिखा हुआ, या मोटर व्हीकल एक्ट है। देखिए एक इसने पहले भी 3-4 बार कन्फेशन किया है, पकड़ा गया है, जुर्माना दे के भर्ती हुआ, और अब नियम ये है कि दोबारा आप होंगे तो आपका वो जो है डीएल कैंसिल कर दिया जाएगा आपको और इतना फाइन लगाया जाएगा। तो अब क्या है कि अब 307 में देखिए, 307 आईपीसी में 307 आईपीसी में कोई सोच सकता है कि वहाँ पे भी डेथ सेंटेंस हो सकती है, लेकिन है प्रोविजन 307 में भी डेथ सेंटेंस है। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्टेड है वो यदि बाद में किसी को चोट भी पहुंचाता है तो उसको फिर क्या हो जाएगा कि डेथ सेंटेंस हो जाएगी। तो वो 307 के प्रोविजन दिखा के 307 में जब कन्विक्शन हुआ ले जाके उसको हमने पटक दिया कि साहब देखिए ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है और इसने जो है अभी बेल आउट है और आके ये काम कर दिया, तो उसमें डेथ सेंटेंस तक हो सकती है। तो इन्हेंसमेंट की बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 211(7) को समझने के लिए 236 में आइए। सेशन ट्रायल जब आएंगे 236 में, तो आप देखिए 236 में क्या मिलता है। खोलते हैं 236। ये कहता है कि in a case where a previous conviction is charged under the provision of 211(7) and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may word आया, the judge may after he has convicted the said accused under section 229 या 235 take evidence in respect of alleged previous conviction and shall record a finding thereon। अब इसका प्रोविजो ये कहता है कि that no such charge shall be read out by the judge nor shall the accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 229 या 235। यानी कि भले ही प्रीवियसली वो कन्विक्टेड है और आप उसको सजा और अधिक दिलाना चाहते हैं मेयर इसी वजह से, इस फैक्ट के वजह से, तो आपको क्या है कि वेट करना पड़ेगा। जज साहब चार्ज 211(7) में ना बना के जब इसको कन्विक्ट कर लेंगे तब उसके बाद 211(7) में चार्ज बनाएंगे और तब उस पर एविडेंस ले सकते हैं। उसके पहले यदि उन्होंने 211(7) में चार्ज बना लिया है किसी वजह से, तो उसको बताएंगे नहीं कि तुम ये पहले प्रीवियस कन्विक्टेड है, ना उसको पढ़ के सुनाएंगे,
न एक्यूज से उसके बारे में 313 में कहेंगे कि जो है बताओ कि ये सही है या गलत, न प्रोसिक्यूशन को लीड चीफ एग्जामिनेशन में या री एग्जामिनेशन में ये अलाउ करेंगे कि तुम आओ बताओ कि ये पहले ही से सजा याफ्ता है। तो ये उसको इसलिए दिया गया है ताकि जज साहब खुद प्रेजुडिस ना हो जाएं, जिस केस का ट्रायल कर रहे हैं और अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच, जब कंक्लूजन पे पहुंच गए तब ये उनके जुडिशियल नोटिस में आएगा और तब उसके पहले नहीं आता। तो 211(7) को 236 से मिला के आप पढ़ेंगे तो ये बात स्प्रिट उसकी ला की निकल के आती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को हमेशा जान लेना चाहिए, टेक्निकल है बट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो 211(7) ये आपका ये है। अब 212, 213 कोई खास नहीं है। 212, 211 में सबको समझ में आ गया, ठीक है? कुछ काम की चीज़ मिली आप लोगों को? ओके, मेरे ख्याल से लोग कम है। आवाज आ रही है मेरी? कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं आप लोग। ओके, तो ठीक है। अब आते हैं हम 212 पे। 212 में क्या है, ये टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में पर्टिकुलर्स, समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियों की बात करता है कि जो ऑफेंस कब किस टाइम पे किया गया है, किस प्लेस पे किया गया, किस आदमी ने किया, किसके अगेंस्ट में हुआ है और क्या मैनर अडॉप्ट किया गया है। ये जो भी पर्टिकुलर्स उस अपराध के बारे में है वो आप क्या है कि चार्ज में उसको मोटा मोटा, तो इसीलिए होता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो ये कहा जाता है कि आप मिस्टर ए ने इलाहाबाद में कर्नलगंज मोहल्ले में दिनांक 20 जनवरी 2021 को समय 12 बजे या उसके आसपास पिस्टल से बी के ऊपर फायर किया और फायर करने से जो गोली लगी उससे उसकी वहीं पे मृत्यु कारित हो गई। और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया है, जो मेरे संज्ञान में है। संज्ञान में है का मतलब मेरे पास क्षेत्राधिकार है, मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है कि हम आपका ट्रायल कर सकें और आपको सजा भी दे सकें या छोड़ सकें। तो ये है एलिगेशन। तो एलिगेशन चार्ज क्या है, ये इसलिए कि प्राइमा फेसाई केस जज साहब को लगा कि मेड आउट होता है, उसी प्राइमा फेसाई एविडेंस के आधार पे उन्होंने चार्ज पहले कॉग्निजेंस लिया। सेशन ट्रायल केस है तो कमिट होके आई, या स्पेशल एक्ट है तो सीधे आई, और फिर आई तो उसके बाद कॉग्निजेंस के बाद इन्होंने यदि डिस्चार्ज नहीं किया तो चार्ज फ्रेम किया। क्योंकि आप देखिए सेशन ट्रायल में 239 में डिस्चार्ज है, अब डिस्चार्ज नहीं किया तो अगला ही सेक्शन 240 में आपका क्या हुआ कि चार्ज फ्रेम करता है। तो ये है, तो इसमें टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पर्टिकुलर्स होंगे। लेकिन यहीं पे 211(2) में एक एक्सेप्शन इसका दिखा, वो ये कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्टली मनी का एप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन है। तो इन दो मैटर में ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम का सही सही डिटेल दिया जाए, केवल इतना है कि जो एग्रीगेट मनी है उसको मेंशन कर दिया जाए। भाई टुकड़े टुकड़े में उसने किया है, कई जगह घपले किए हुए हैं, तो ये सारे घपले किए हैं, जैसे इम्बेजलमेंट किया है, डाकखाने का वो है डाकिया है, और पैसे लोगों के जो है मनी ऑर्डर देने के बजाय फर्जी दस्तखत बना बना के और अपने पास रख लिए हैं।
तो ये सब क्या है कि टोटल अमाउंट दे दिया जाए, ये नहीं कि आपने दिनांक इतने को ये 300 रुपये उसको नहीं दिए, नेक्स्ट डे 600 नहीं दिए, ये तो इस तरह से काफ़ी डिटेल हो जाएगा। तो चार्ज क्या होता है वो प्रिसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, बट उसमें ये जो रिक्वायरमेंट है कंटेंट का 211 का, ये पूरा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए 212 ही करता है, स्पेशल उसी कंटेंट की कड़ी में करता है कि टाइम, प्लेस, पर्सन के बारे में पर्टिकुलर होना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर जैसे 212(1) में रिक्वायर्ड है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी में नेसेसरी नहीं है। इसमें बस इतना ही है कि मोटे मोटे आप बता दीजिए और एक टाइम इंटरवल बता दीजिए कि 1 जनवरी 2021 से लेके इसने जो है 30 दिसंबर 2021 तक के बीच में इतने पैसे का गमन किया है या आपराधिक न्यास भंग किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है, तो ये ठीक है। बट ये चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखना है कि ये एक तरह से 212(1) का एक्सेप्शन 212(2) में आया और 212(2) के इस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन का एक एक्सेप्शन और आया, 219 के वजह से आया। 219 जो है ज्वाइंडर ऑफ चार्ज है, तो ज्वाइंडर ऑफ चार्ज में यह है कि 1 साल में सेम नेचर के ऑफेंस आपने नॉट मोर देन 3 से अनधिक किए हुए हैं तो उनका ट्रायल चार्ज एक साथ बन सकता है और ट्रायल एक साथ हो सकता है। तो यहाँ पे भी आता है कि ये जो टाइम इंटरवल है स्टार्टिंग टू एंड, इसमें मोर देन 1 ईयर का टाइम स्पेल नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसको 211 212(2) को 219 के साथ मिला के पढ़ेंगे हम। तो ये मोर देन 1 ईयर का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, चार्ज फॉल्टी हो जाएगा और ये माना जाएगा कि प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन या नोटिस नहीं मिली है। तो अब क्या है कि 211 और 12 में जो कंटेंट है, मान लो उस जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो 211 और 12 के मदद से सारे डिटेल्स नहीं आ सकते, सारे पर्टिकुलर नहीं आ सकते। तो ये रिक्वायरमेंट कभी कभी हो सकता है कि नहीं, वो जिस मैनर में वो उस ऑफेंस को कमिट किया गया है, जिस तरीके से वो अपराध को कारित किया गया है, वो मैनर, वो तरीका भी बताना जरूरी है कोर्ट को। तो यानी कि चार्ज में उसको भी शामिल करना है। जैसे कि किसी पे फॉल्स एविडेंस देने का एलिगेशन है, तो अब क्या है कि ये बताना पड़ेगा कि क्या फॉल्स एविडेंस उसने दिया है। कोर्ट में उसने कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज बनाई, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं साहब फला कोर्ट में फला डेट को इसने ये जो है फर्जी बेल बॉन्ड का पेपर तैयार किया, फर्जी जमानतदार दाखिल किया, तो वहाँ पे तरीका ज़रूरी है। लेकिन अब कोई सामान चोरी हो गया किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर सामान गायब हो गया है, चोरी हो गया है, तो वहाँ पे बता दिया है चोरी हुई है, ये फला चीज़ की चोरी हुई है, तो वहाँ पे तरीका जो मैनर है वो बताना ज़रूरी नहीं है। चीटिंग का है तो चीटिंग में एक तरीका होता है कैसे चीट किया गया, तो वहाँ मैनर आपको बताना पड़ेगा। फॉल्स एविडेंस देने का मैटर है तो वहाँ बताना पड़ेगा। पब्लिक सर्वेंट कोई अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, आपने उसमें भी कोई बाधा खड़ी की है, तो फिर वो तरीका बताना पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे मर्डर का केस है, प्लेस तय है, पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर डेट है, स्पेसिफिक डेट है, तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मैनर बहुत डिस्क्राइब किया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे जो इसमें इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं 213 में, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे, मान लीजिए कभी मेंस में 60 वो दे दिया, प्रॉब्लम बना के 4 या 5 उठा के यही अलग अलग, तो आप पढ़े रहेंगे इलिस्ट्रेशन तो आपको मालूम हो जाएगा। बेसिक चीज़ ये है
कि जहां पे पढ़ने पे आपको लगता है कि जिस फॉर्म में चार्ज फ्रेम किया गया है या जितने फैक्ट आपके सामने दिए गए, इससे प्रॉपर चार्ज नहीं फ्रेम हो सकता, यानी एक्यूज को पूरी पूरी अपनी बचाव करने का मौका नहीं मिल सकता। तो वहां जान लीजिए कि वहां आपको 213 की मदद लेनी पड़ेगी और मैनर भी बताना पड़ेगा। फिर 214 में है कि जो चार्ज लगाया गया है उसका क्या मीनिंग निकालेंगे। तो ये कह रहा वर्ड इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ। यहाँ सेंस कॉमन सेंस नहीं है, यहाँ सेंस लीगल सेंस है, लॉ वाली सेंस है। अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, और कौन सी लॉ, जिस लॉ के तहत वो ऑफेंस पनिशेबल है। तो इसीलिए कहता है कि इन एवरी चार्ज वर्ड यूज इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज इन द सेंस अटैच्ड टू देम रेस्पेक्टिवली बाय द लॉ अंडर विच सच ऑफेंस इज पनिशेबल। प्रत्येक अपराध में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया जाएगा जो अर्थ उसे उस विधि द्वारा दिया गया जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से क्लियर है, इसको नहीं है। अब 215 आता है, एक अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन। तो 215 को हम 464 के साथ लेके चलना पड़ेगा। जब एरर की बात आएगी लीगल कई प्रोसीडिंग्स में, तो आपको उधर भी इरेगुलरिटी से रिलेटेड सेक्शन देखना पड़ेगा। तो यहाँ 215 के साथ 464 भी लेके चलना पड़ेगा। तो 215 में क्या है कि चार्ज फ्रेम होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जज साहब हैं वो भी तो आदमी है, और चार्ज फ्रेम करना क्या है, स्टैट्यूट ने उनकी ड्यूटी बनाई हुई है। हाँ, अब कानून ने क्या हुआ है कि चार्ज फ्रेम करने के लिए में मदद देने के लिए अब एक तरह से ऑथराइज कर दिया है कि वो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों से हेल्प ले सकते हैं चार्ज फ्रेम करने में। तो यहाँ पे है, बट ड्यूटी किसकी है, अल्टीमेटली चार्ज फ्रेम करना ड्यूटी है कोर्ट की। तो कोर्ट ने लगा दिया, पर्टिकुलर्स उसमें दिया है। अब बाद में एक्यूज करता है कि नहीं साहब इसमें जो कुछ चीज़ें नहीं थी या गलत थी और उसके वजह से हम मिसलीड हो गए, हम भुलावे में पड़ गए, अब तो इसलिए जो हमारे खिलाफ सारे प्रोसीडिंग को क्वेश करें, फिर से हमारा ट्रायल करें या हमको छोड़ दे, डिस्चार्ज कर दे। तो पहली बात यह कि चार्ज फ्रेम हो गया तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रोसीडिंग क्वेश करने का राइट सेम कोर्ट को नहीं है, वो मेरिट पे ही जाके डिसाइड कर सकती है। मेरिट नहीं है तो वो स्टेज डिस्चार्ज का है, चार्ज फ्रेम होने के पहले का। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो मेरिट के बाद ही एक्विटल हो सकता है, और एविडेंस है तो कन्विक्शन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्वेश करने का पावर नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो 482 में ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिला हुआ है या 226 क्रिमिनल रिट में हाई कोर्ट को पावर मिला है, उसके तहत वो कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो गलतियां किया है, जो एरर हुआ है, इस एरर का इफेक्ट क्या होगा, तो हर तरह की गलती से मामला टाटा फिश नहीं हो जाएगा। उसमें वो जो गलती हुई है या कोई चीज़ ओमिशन हुआ है, लोप, गलती या लोप, कोई एरर या ओमिशन है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि एक्यूज वास्तव में उसके वजह से मिसलीड हो गया है, भुलावे में पड़ गया है, और अब जिसके वजह से वो अपना बचाव ढंग से नहीं कर पाया, और अब उसके उस वजह से उसको जस्टिस नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए कहा अनलेस द एक्यूज, ये वर्ड ध्यान रखना, यही वर्ड यूज करिएगा, अनलेस द एक्यूज वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन एंड इट हैज ओकेजन ए फेल्योर ऑफ जस्टिस, और जिसके वजह से जस्टिस का फेलियर है। तो आप क्या है देखिए, एरर ओमिशन, हर एरर हर ओमिशन ट्रायल को अफेक्ट नहीं करेगा। कौन सा एरर कौन सा ओमिशन अफेक्ट करेगा, जिससे एक्यूज एक्चुअल में मिसलेड हो गया, वास्तव में भुलावे में पड़ गया है,
और जिसके वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस है, न्याय नहीं हो पाया है उसके साथ, तभी केवल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये पूछा हुआ है 215 का इतना ही पार्ट पूछा हुआ है 10 नंबर में, और ये 2 लाइन में आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है, एक भी नंबर कटता नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये बहुत सावधानी से वो करना है। तो 215 तक आपका ये है। अब आप देखिए कैसे है, आप एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशन देखिए। 215 में 5 इलिस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से देखिए। और उस 5 में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ डी और ई, ठीक है। देखिए डी और ई में क्या है कि जो डी में है कि 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श का मर्डर करने का चार्ज है लगा हुआ है मिस्टर ए पे। लेकिन जो डिसीज्ड है, जो मर गया है, जिसका मर्डर हुआ है, वास्तव में उसका नाम हैदर बख्श है। और उसका मर्डर जो हुआ था 20 जनवरी, यानी एक दिन पहले। जो चार्ज लगा 21 जनवरी का, लेकिन एक्चुअल में इसका मर्डर हुआ है 20 जनवरी का। चार्ज खुदा बख्श का मर्डर का है, पर मर्डर हुआ हैदर बख्श का। अब क्या हो सकता है, अब बाकी ए पर और कोई मर्डर का केस नहीं है, नहीं कोई और चार्ज है इस पे। तो अब क्या हुआ कि ट्रायल शुरू हुआ और ये अपना बचाव करते रहे साहब। जब इंक्वायरी हुई मजिस्ट्रेट के सामने, कमिटल जब हो रहा था, फिर जब कमिट हो के आया, तो हर स्टेज पे चीफ एग्जामिनेशन हुआ, फिर आपने डिफेंस किया, और सब जगह आप समझ रहे थे कि हाँ वो घटना 20 जनवरी 1882 मान के आप अपना डिफेंस कर रहे थे, और हैदर बख्श के डेथ काज करने के लिए कर रहे थे। लेकिन एक लाइन चार्ज में लिख गया है कि 21 जनवरी 1882 आप मिस्टर ए ने 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की इलाहाबाद में 12 बजे दिन में हत्या की। तो इतने से नहीं होगा, यदि पूरे ट्रायल में हर स्टेज पे ये लगता है कि 20 जनवरी 1882 को ही ऑकरेंस को वो समझ रहे हैं कि एलिगेशन है उनके पर, और हैदर बख्श का है, तो इस तरह से ये है। लेकिन आप सपोज करिए कि 20 जनवरी 1882 को हैदर बख्श का मर्डर हुआ था, ठीक है, और 21 जनवरी को खुदा बख्श का हुआ था, दोनों का मर्डर हुआ था। लेकिन इस पे जब वो लगा कि हैदर बख्श की हत्या मर्डर के लिए उन पे चार्ज बना, और ट्रायल पूरा हो गया खुदा बख्श के मर्डर का, जो विटनेसेज आए वो हैदर बख्श के मैटर में जो विटनेस थे वो पेश हुए, यानी दूसरे आदमी के मर्डर के जो गवाह थे दूसरे वाले में पेश हो गए। तो क्या होगा, फेलियर ऑफ जस्टिस है। कैसे, दूसरे गलत एविडेंस के आधार पे क्या होगा, सीधे सीधे यदि जो कुछ भी डिसीजन होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पे चार्ज से क्या हुआ कि ये मटेरियल मिस्टेक है, एरर है, और ये इस तरह का है इससे कि फेलियर ऑफ जस्टिस है, और वास्तव में एक्यूज अपना बचाव नहीं कर सकता था। तो ये आपके डी और ईज के इलस्ट्रेशन से ही दोनों ये बातें क्लियर हो जाती है। अब आते हैं हम लोग 216 और 17, एक अलग डायमेंशन है। तो डी का आप फिर से समझना चाहते हैं, ओके। तो देखिए ए पे चार्ज है कि आपने 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श का मर्डर किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो जिस आदमी की डेथ हुई उसका नाम हैदर बख्श था, खुदा बख्श नहीं। यानी खुदा बख्श का मान लो के का मर्डर का एलिगेशन आप पे, बट जो 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 जिसका मर्डर हुआ है वो एच है, हैदर बख्श।
और डेट 21 जनवरी ना हो के 20 जनवरी है, और जो ए पे किसी और आदमी के मर्डर का कोई चार्ज नहीं है। और जब कभी भी वो जुडिशियल ऑफिसर के सामने पेश हुआ, चाहे कमिटल प्रोसीडिंग में, बेल में, और एट ए टाइम ऑफ फ्रेमिंग चार्ज, क्योंकि चार्ज फ्रेम होता है तो एक्यूज को फिजिकली आना पड़ता है, और चार्ज जो बनता है उस पेपर पे साइन भी करना पड़ता है, ऑर्डर शीट होती है उस पर साइन करना होता है। फिर जब विटनेसेस एग्जामिन हुए चार्ज होने के बाद, तो आपने उसी मिस्टर एच, जिनका मर्डर हुआ था, यानी हैदर बख्श के मर्डर में आप अपराधी यही समझ के आपने अपने बचाव किया, लेकिन जज साहब ने गलती से हैदर बख्श के बजाय खुदा बख्श लिख दिया और तारीख एक दिन बढ़ा के लिख दी। तो यहाँ आपके सारे मामले को देखने से लगता है कि आप कोई मिसलीड नहीं हुए हैं, आपको कोई भुलावा नहीं है। आपने एक्चुअल में जो बचाव आपको करना चाहिए था, डिफेंस आपको जो लेना चाहिए था, वो डिफेंस आपने ऑप्ट किया है। तो अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये फेलियर ऑफ जस्टिस है। तो फेलियर ऑफ जस्टिस कब होती, कि जब खुदा बख्श और हैदर बख्श दोनों का मर्डर हुआ है, और ये जनाब ये खुदा बख्श के लिए जो है इनका ट्रायल हो रहा है, और हैदर बख्श के सारे गवाह पेश हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि सिनेरियो चेंज हो गया। तो यहाँ सीधे सीधे फेलियर ऑफ जस्टिस है। तो ये है, तो आप देखिए इसको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 216 और 17। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि 216 और 17 एक बहुत एब्सोल्यूट पावर देता है कोर्ट को। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज कब अल्टर हो सकता है और चार्ज में कोई एडिशन कब हो सकता है, क्या सीमा है। तो आप देखिए कि जजमेंट प्रोनाउंस होने के पहले, निर्णय सुनाए जाने से पहले, किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। यानी जजमेंट को सुनाने से पहले चार्ज कभी भी फ्रेम वो हो सकता है। मैंने बताया कि ये अल्ट्रेशन और एडिशन, यदि ये इसमें नहीं लिखा होता 216 में, तो और एक बार चार्ज फ्रेम हो जाता, तो क्या क्रिमिनल कोर्ट चार्ज को अल्टर कर पाती? नहीं कर पाती, एक्सेप्ट हाई कोर्ट। नीचे की कोर्टें नहीं कर पाती, क्योंकि नीचे की सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट तो हाई कोर्ट भी है, बट अदर देन हाई कोर्ट की जितनी कोर्टें हैं वो ये काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हैं? आप जानते हैं क्रिमिनल लॉ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्रिमिनल कोर्ट हैज नो पावर टू रिव्यू। अपने ही आदेश को रिव्यू करने का, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और आर्डर भी एक तरह से, चार्ज फ्रेम करना भी एक तरह का आर्डर ही है कि हम आपके अगेंस्ट में ये प्राइमा फेसाई ये एविडेंस जो है कलेक्ट हुआ, उसके आधार पर प्राइमा फेसाई एविडेंस मेड आउट होता है और आप पे ये चार्ज है और आपका ट्रायल किया जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि चार्ज जब फ्रेम किया जाता है तो उसको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको सुनाया जाता है, और उसको नहीं समझ में आता है तो उसको समझाया भी जाता है। ये कोर्ट की लाइबिलिटी है। तो यहाँ अब कोर्ट में एक्चुअल में होता क्या है प्रैक्टिस में, कि वहाँ तो मैकेनिकल ढंग से चीज़ें बन जाती हैं। स्टेनो साहब जो है को दे दिया, वो उन्होंने टाइप कर दिया। कभी कभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कर दिया। कंप्रोमाइज टाइप के केसेज हैं तो डिफेंस का लायर वो बना के लेके चला आया और उसमें वही छप के तैयार हो गया। तो तमाम गलतियां रह जाती है। तो चाहे आप डिफेंस के लायर हों, प्रोसिक्यूशन के लायर हों, आपको चार्ज को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए एक बार को, और उसके आधार पे आपके जो उस पर्सपेक्टिव में जो आपके राइट हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं।
प्रोसिक्यूटर हैं तो चार्ज को आप क्या करिए, अभी 216 का पावर कोर्ट को मिला है, तो प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन डाल सकता है या नहीं, डिफेंस डाल सकता है या नहीं, डाल सकता है। प्रोसिक्यूटर डाल सकता है कि ये जो एविडेंस है, इवन जो केस डायरी का एविडेंस है और जिसके बाद आपने कॉग्निजेंस लिया, चार्ज फ्रेम किया, अब एविडेंस के स्टेज पे हमने पीडब्ल्यू को एग्जामिन किया, हमको उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट मिला कि हमारे जो है आपने 509 का आईपीसी का केवल केस किया है, उसमें 354 का भी केस बन रहा है। आपने केवल सिंपल इंजरी 323 में बनाया और हम 324 में देख रहे हैं। 324 में चार्ज बना, हम देख रहे हैं कि उसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 का है, तो 300, तो हम एक एप्लीकेशन देंगे, प्रोसिक्यूटर उसमें एक एप्लीकेशन देगा कि साहब केस डायरी में ये सच एंड सच एविडेंस है और ये विटनेस ऑन ओथ एग्जामिन हुआ है, उनके आधार पे ये ऑफेंस बनता है जो कि चार्ज में नहीं फ्रेम किया गया है। अतः इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप इसमें ये चार्ज इन धाराओं में फ्रेम करिए। या डिफेंस साइड है वो कहेगा कि जो एविडेंस केस डायरी में अवेलेबल है उसके आधार पे ये धारा नहीं बनता है और गलत बन गया, कहीं से कोई उसमें हमारा इत्तेफाक नहीं है। प्रोसिक्यूशन जिस एविडेंस पे डिपेंड करता है, जिसकी कापी हमको 207 सीआरपीसी में सप्लाई हुई है, उनमें ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है जिसके आधार पे ये ऑफेंस का एलिगेशन हमारे पे लगे, तो कोर्ट को वहां पे वो धारा हटानी पड़ती है। तो कहने का मतलब इसको इन्वोक कर सकता है, उस पावर, जज साहब के पावर को बताना पड़ता है कि साहब आपको ये पावर है और मैं ये दरख्वास्त दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन हमारे लीजिए और डिसाइड कर दीजिए। यानी हनुमान जी की शक्ति को जगाना पड़ता है, तो जो उनको भजेगा, बताएगा सच्चे मन से, यानी सच्चे अपने ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं वो सामने लाएगा, तो उसके आधार पे ये होगा। तो एक्चुअल में क्या हो, एक्चुअल चीज़ें, हाइपोथेटिकल नहीं, तो रिकॉर्ड के बेस पे आप उस पर प्लीड कर सकते हैं। तो ये अब लेकिन आप कोई भी पार्टी प्रोसिक्यूशन या डिफेंस चार्ज को ओमिट करने की बात नहीं कर सकते। वर्ड यहाँ पे अल्ट्रेशन या एडिशन है, ओमिशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप पूरा ओमिशन इस सेंस में होता है कि अल्टर करके, जिसको हमने चेंज किया है तब तो अल्टरेशन हो गया, और उस थ्रू अल्टरेशन ओमिशन तो हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे ओमिशन नहीं हो सकता। तो आप देखिए कि आते हैं फिर ये कि एब्सोल्यूट पावर है, और ये कब है, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी स्टेज पे, और किसी भी स्टेज कहां तक जा सकता है, चार्ज फ्रेम करने तक, क्योंकि चार्ज का एडिशन या अल्ट्रेशन की बात कर रहा है तो चार्ज पहले फ्रेम तो होना चाहिए। ये नहीं है कि चार्जशीट आ गई तभी आप एप्लीकेशन लगा दें, चार्ज फ्रेम हो गया तब की बात है। तो इसीलिए कह रहा है कि एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, यानी निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप को परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। और जब भी ऐसा कोई अल्ट्रेशन या एडिशन किया जाएगा तो एक्यूज को उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। और मान लो ये इस एडिशन या अल्ट्रेशन से कोर्ट की अपनी ओपिनियन है कि ट्रायल जो चल रहा है वो चलने दिया जाए, इससे कोई एडवर्स इफेक्ट ना तो प्रोसिक्यूशन पे पड़ने वाला है ना डिफेंस पे पड़ना है, यानी मैटर कहीं तरह से किसी को प्रेजुडिस नहीं कर रहा है, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और तो न्यायालय क्या करेगी, कोर्ट उस मैटर को, ट्रायल चल रहा था तो ट्रायल चलने देगी। तो इसमें और ये मान लिया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई चेंज हुआ ही नहीं। लेकिन यदि कोर्ट की ओपिनियन ये है कि नहीं, इसको आगे प्रोसीड करने पे कुछ
एडवर्स जा सकता है प्रोसिक्यूशन या एक्यूज के अगेंस्ट, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है कि फ्रेश न्यू ट्रायल ही स्टार्ट कर सकता है, या वो ट्रायल को थोड़े समय के लिए एडजर्न करके उन विटनेसेस को बुला सकता है जिसको प्रोसिक्यूशन बुलाना चाहता है या डिफेंस बुलाना सकता है, यानी जो नेसेसरी हो। और यदि तो नेसेसरी का यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन काम करता है कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस ऐसी लिस्ट नहीं बना के दे सकता है जो वैक्सिशियस हो, है ना, तुच्छ हो, डिलेइंग हो, विलंबकारी हो, फ्रिवोलस हो। तो माने कि कुछ सार होना चाहिए, सेंस रहना चाहिए। तो फिर उसमें जो ऑलरेडी एग्जामिन विटनेसेस हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। अब मान लो कि आपने चार्ज अल्टर करने का कोई एप्लीकेशन हुआ, तो अब उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि जो कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हुए हैं कि कोई मैटर गवर्नमेंट के बिना सैंक्शन के, बिना मंजूरी के आगे नहीं चल सकती, यानी जिसको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कहते हैं। जैसे 195 है, 196 है, 197 है, 198 है। तो वहाँ पे बात आती है कि कोर्ट शैल टेक नो कॉग्निजेंस अनलेस। तो जो अनलेस है यानी न्यायालय उस पर संज्ञान ले ही नहीं सकता अनलेस की कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए। तो फिर क्या होगा कि अब कोर्ट ने यदि चार्ज में ऐसा अल्टरेशन या एडिशन किया है कि जहां पे कोई प्रायर सैंक्शन चाहिए, तो अब अल्टरेशन और एडिशन भले आपने कर दिया है, आप फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक कि आप उस पर सैंक्शन नहीं ले लेते हैं। लेकिन चार्ज में जो अल्टरेशन या एडिशन ऐसा है कि जिन फैक्ट पे कोई ऑलरेडी सैंक्शन लिया गया है वो कवर होते हैं, तो फिर उसमें फ्रेश कोई सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 216(5) में। तो एक तरह से 216 में क्या हुआ, पावर दिया हुआ है, कोर्ट का पावर दिया गया है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बेसिक बात यह है कि ये कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है। लिमिट सिर्फ इतनी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस प्रोसिक्यूशन और एक्यूज पे बिल्कुल एडवर्स वो इफेक्ट ना पड़े। पहले के जितने भी एविडेंस हैं, चाहे आयोग के द्वारा कलेक्ट किए गए हों या जो विटनेसेस एग्जामिन हुए हैं उनके द्वारा आए हैं, और आपने चार्ज बना दिया, अल्टर कर दिया उसमें। अब डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया लेकिन उस पॉइंट पे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया है और इसको वहीं छोड़ दिया जाए यदि, तो इसका मतलब कि उस पे एडवर्स जाएगा। या प्रोसिक्यूशन को है कि वो उसमें वो पूरा चार्ज जो अल्टर तो कर दिया लेकिन वो मैनर कहीं डिस्क्राइब्ड ही नहीं हुआ, हमारे एविडेंस में आया ही नहीं, तो प्रोसिक्यूशन चाहेगा कि उस बात को लाया जा सके। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है, और बेसिक चीज़ है कि सारे फैक्ट कोर्ट के सामने आने चाहिए, और कुछ फैक्ट यदि ऐसे हैं जो नहीं सामने लाए जा सके, चाहे चीफ में, क्रॉस में या री एग्जामिनेशन में, तो उस कंडीशन में प्रोसिक्यूशन या डिफेंस अंडर सेक्शन 216 के थ्रू कोर्ट को अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए प्रेयर कर सकता है। अब जब यह है, इसीलिए देखिए कि उसी 216 को स्ट्रेंथ देने के लिए 217 में स्पेशल प्रोसीजर रखा गया है कि जब ऐसा कोई अल्ट्रेशन या एडिशन होता है तो क्या है कि ऑलरेडी जो एग्जामिन विटनेसेस हैं उनको फिर से बुलाया जा सकता है, सम्मन किया जा सकता है, उनको एग्जामिन किया जा सकता है। ये जनरल रूटीन में है, लेकिन कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से उसको डिसअलाउ भी कर सकती है जब वो पाती है कि ये कोई ये सारा जो
कवायद है वो वेक्सिशियस है, डिले टैक्टिस है, या एंड ऑफ जस्टिस डिफीट कर जाएगा, यानी कि न्याय की उद्देश्य विफल हो जाएगा, विलम्ब हो जाएगा। और ये सारी चीजें। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते। हाँ हाँ। और क्लास ले रहे थे, बताओ। हाँ। हम्म। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ रहेंगे, 12 से डेढ़ डेढ़ 2 बजे तक वो क्लास रखेंगे दिन में। बाकी, हाँ बाकी तो तुम पहले या बाद में आ सकते हैं। ठीक है, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ठीक ठीक। नमस्कार। तो आपने देखा कि 217 ए और बी जो है, ए में ये दिया है पावर कि वो जो ऑलरेडी एग्जामिन विटनेस इसको बुला सकता है, फ्रेश भी बुला सकता है। और फिर उसके अलावा जो है, लेकिन वहाँ पे ये देखना है कि वही 3 वर्ड सीआरपीसी में आपको हर जगह मिलेंगे जब डिस्क्रिप्शन की बात आएगी, कि वो एप्लीकेशन वेक्सिशियस नहीं होना चाहिए, डिले टैक्टिस के लिए नहीं होना चाहिए, और एंड ऑफ जस्टिस को डिफीट करने के लिए नहीं हो। ठीक है। तो ये है। और बी में वही है कि अदर जो एग्जामिन नहीं हुए हैं, फ्रेश विटनेस हैं, उनको भी बुला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 211 से लेके 217 में क्या ये हमने किया। अब ये जो हमने अभी तक हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, उसमें कुछ किसी को कहीं और कंटेंट तो करना है, तो फिर बात वो करिए। अब एक बात और बता दें, चार्ज पे आई है पीछे कंटेंट पे ही, तो कि चार्ज में देखिए, चार्ज का आप टोटल सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। तो एक सेक्शन 2B में देखा कि आपका सेक्शन 2B में डिफिनीशन क्लाज में आप देखिए, अब एक यहाँ पे टेक्निकली आप देखिए, सेक्शन 2 में आप आइए बेयर एक्ट में। तो बेयर एक्ट में सेक्शन 2 का जो टाइटल है क्या है, डिफिनीशन है। तो अब वास्तव में ये डिफिनीशन क्लाज में दिया हुआ है, बट ये डिफाइन नहीं कर रहा, एक तरह से इंक्लूसिव डिफिनीशन है। तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि डिफिनीशन नहीं है, लेकिन वास्तव में डिफिनीशन नहीं है। ये केवल इंक्लूसिव नेचर का है, ये समावेशी प्रकृति का है, ये बताता है। फिर हमने देखा कि चैप्टर 17 में ए और बी, ए में 211 से 17 और बी में 218 से लेकर 224। बाकी रिलेवेंट सेक्शंस में आप आइए कि चार्ज फ्रेम करना सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल आगे हम लोग देखेंगे, उसमें मैंडेटरी है। लेकिन अदर देन सेशन एंड वारंट, ये समन केसेज में 251 में आप जब जाएंगे तो नॉट नेसेसरी, यानी कि समन केसेज में नेसेसरी नहीं है, बट कोर्ट फ्रेम कर सकती है। समरी ट्रायल में क्या है, समन ट्रायल के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है, यानी कि वहां भी नेसेसरी नहीं है, बट कोर्ट चाहे तो फ्रेम कर सकती है। अब यानी कि यदि चार्ज फ्रेम सम्मन में हो जाए, घुमा के अभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया, आपके दिमाग में बैठा है कि सम्मन ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना नेसेसरी नहीं है, समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना नेसेसरी नहीं है। समरी में प्रोसीजर समरी होती है, लेकिन वो प्रोसीजर कौन सी होती है, सम्मन होती है, यानी कि सम्मन में 251 का प्रोविजन लागू होगा। तो जब नेसेसरी नहीं है और चार्ज फ्रेम कर दिया जज साहब ने या मजिस्ट्रेट साहब ने, तो क्या उसमें अल्टरेशन और एडिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जहां कहीं भी चार्ज फ्रेम किया गया है तो बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट उसमें एडिशन या अल्टरेशन हो सकता है। तो आप देखिए कि सेशन में आप जाएंगे 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल है। वारंट ट्रायल फिर 238 से 250 में 2 तरीके का हो जाता है, एक पुलिस रिपोर्ट पर, एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे सेशन ट्रायल में आपको 227 में डिस्चार्ज मिला, और यदि डिस्चार्ज नहीं किया तो 228 में चार्ज फ्रेम किया। तो यहाँ आपको
एक चार्ज फ्रेमिंग का सेक्शन मिला 228। फिर वारंट ट्रायल में आएंगे तो 2 सेक्शन मिलेगा। एक पुलिस रिपोर्ट पे जब केस इंस्टीट्यूट है तो 240, अदर देन पुलिस पे मिले तो 246, 240 और 246। अब बाकी कहीं नहीं मैंडेटरी नहीं है, यानी समन और समरी में आपको 251 एप्लीकेबल होगा, नेसेसरी नहीं है, बट फार्म हो सकता है। तो ये आपका प्रोविजन है। फिर आपने देखिए कि फार्म चार्ज फ्रेम कैसे होता है। जैसे चार्ज मान लो मर्डर का है, ए ने केवल यदि मर्डर किया है बी का, तो ये होगा मैं कैसे पहले होगा कि मैं XYZ एडिशनल सेशन जज, आप मिस्टर ए को पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं। पहला, चूंकि 302 है तो एक ही आएगा, तो यहां पर एक ही बनेगा, पहला नहीं लिखा जाएगा। यह कि आपने 1 जनवरी 2021 को इलाहाबाद शहर के कर्नलगंज मोहल्ले में समय 12 बजे दिन में पिस्टल से गोली चलाकर बी की डेथ मृत्यु कारित कर दी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है। तो ये आ गया। अब इसको अब देखिए, अब ये फार्म जो है, कभी आपको डिस्कशन में ये विषय हो सकता है कि यदि इस फॉर्मेट में नहीं लिखा, अब आपने देखा 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 3 हेड हो सकता है, तो इसमें आपका जो फॉर्म है 32 सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म दिया हुआ है, इसका प्रारूप दिया हुआ है, तो फॉर्म नंबर 32 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची के प्रारूप संख्या 32। तो ये क्या है, स्ट्रेट जैकेट नहीं है, स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं है कि ये फॉर्म जो दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उसी फॉर्म पे चलेंगे। उससे इन प्रैक्टिकल दूसरा थोड़ा दाएं बाएं भी चल सकता है। इसीलिए 476 सीआरपीसी में फॉर्म्स के बारे में ये बताया गया है। आप देखिए 476 में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिमाग में बिठा रखना है कि कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 476 को वो किया गया है इंसर्ट। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ कन्फर्ड बाय आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए द फॉर्म्स सेट फोर्थ इन द सेकेंड शेड्यूल विथ सच वेरिएशन, यानी वेरिएशन हो सकता है, with such variation as the circumstances of each case require, may be used for the respective purposes therein mentioned, and if used shall be sufficient। यानी कि आपने जो इस्तेमाल किया है वो पर्याप्त यदि है तो काम चल जाएगा। वो फार्म को पकड़ के नहीं है, मैंने सार गही लेना है, थोथा को उड़ा देना है। तो ये सार गहने वाला सेक्शन है 476, जो ये कहता है कि वास्तव में आपने उसको जो एग्जीक्यूट किया है, जो अप्लाई किया है, वो सफिशियंट है कि इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिस बात के लिए वो फार्म, कोई भी फार्म, ये केवल चार्ज के फार्म की नहीं बात कर रहा है, पूरी सीआरपीसी के सेकेंड शेड्यूल में जितने फार्म दिए हैं, इसलिए उसमें फार्म नंबर 32 भी जो चार्ज फ्रेमिंग से रिलेटेड है वो भी शामिल है। तो इस तरह से आप देखिए कि उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि अब जो फॉर्मेट है कि 1 हेड का फॉर्मेट है, तो आई नेम एंड ऑफिस ऑफ मजिस्ट्रेट एटसेट्रा हियर बाय चार्ज यू, ब्रैकेट में नेम ऑफ एक्यूज पर्सन एज फॉलो,
that you on or about the day of at, तो आप फार्म खोल के देख लो, फॉर्मेट ये है। तो कहने का मतलब कि फार्म में यहाँ क्या है कि देता है 1 ABC, 3 हेड है तो 1ABC हो जाता है, लेकिन कोर्ट में क्या चलता है 1 2 3 4 ABC कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो किताब में है, शेड्यूल 2 में है, फॉर्म नंबर 32 में है, वो आपको कोर्ट में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आदमी को जब जाता है वहाँ देखता है यार लिखा तो किताब में कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये जो होने के पीछे भी कहीं ना कहीं लीगल वैलिडिटी है। तो वो 476 में मिला कि फॉर्म में तब्दीली हो सकती है, वेरी कर सकता है, यदि वो अपने पर्पज को फुलफिल कर रहा हो और वो सफिशियंट है उस पर्पज के लिए, तो चलेगा। तो इस तरह से आप देखिए, आप ये सारी चीज़ें हैं। और क्या टाइम हो गया, तो हम लोग कल कल 12 बजे दिन में हम लोग फिर इस पे बात करते हैं 200 आगे जो बी है इसका। तो अभी आज का क्लास में किसी को कोई क्वेरी हो तो बताएं, कैसा है, समझ में आया आप लोगों को? 211 से 17 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्या हुआ, नहीं समझ में आया लग रहा आप लोग के हैं? चलो ठीक है, तो कल 12 बजे दिन में मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। कल नेक्स्ट दोपहर में 12 बजे मिलते हैं।